किस्से कहानियाँ। गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। दोनों का एक ही काम था, खेती करना। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और फसल की अच्छी देखभाल करता। दूसरी ओर श्यामू आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और अधिकतर समय आराम करता। सूरज की पहली किरण के साथ रामू जाग चुका है। वह खेत में जाने के लिए तैयार है। रामू, इतना जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। गौरी, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। अगर मैं अभी काम शुरू कर दूं, तो दोपहर तक बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन नाश्ता तो कर लो। खाली पेट काम कैसे करोगे? एक काम करो, मुझे खाना पैक करके दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। ये लीजिए अपना खाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। ज्यादा धूप में काम मत करना और टाइम से खाना खा लेना। हाँ गौरी, चिंता मत करो। इतना कह के रामू काम के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सूरज चढ़ चुका है और श्यामू अभी भी सो रहा है। सुमन परेशान होकर कमरे में आती है। अजय, सुनते हो? अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है। आज काम करने नहीं जाना? इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। दिन पे दिन आप और आलसी होते जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों इतना भड़क रही हो? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? बाहर देखो, सूरज सिर पर आ गया है। रामू तो कब का खेत पर चला गया और तुम हो कि अब तक खर्राटे ले रहे हो। रामू को काम करने की आदत है। मुझे भी खेत जाना है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेने दो। खेत कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। आराम ही तो करते रहते हो। फसल का समय आने वाला है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। चिंता मत करो सुमन, जब काम करना होगा तब कर लूंगा। तुम्हारा ये आलस एक दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। पूरे गांव में बस हमारा ही घर है जहां फसल देर से आती है। बस बस भाग्यवान, कितना कम बोलती हो। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अच्छा तैयार हो जाने दो, फिर चला जाता हूँ। अरे भाई रामू, पूरा खेत आज ही जोत दोगे क्या? हाँ श्यामू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उससे भी आज ही जोत दूं, तो कल से बीज बोने का काम शुरू कर दूंगा। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेत जोतना शुरू करूंगा। चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। रामू और श्यामू दोनों ही काम में लगे हुए हैं। रामू को भूख लग जाती है और वो खाना खाने बैठता है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रामू वहां जाके देखता है, वहां एक साधु बाबा बेहोश पड़े थे। रामू पानी डाल के साधु बाबा को जगाता है। थोड़े देर में साधु बाबा को होश आ जाता है। साधु बाबा, अब आप कैसे हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से भूखा और प्यासा हूँ और इतनी तेज धूप है कि मुझे चक्कर आ गया। साधु महाराज, आज मेरी पत्नी ने मुझे खाना पैक करके दिया है, आप उससे खा लीजिए। दूर खड़ा श्यामू ये सब देख रहा होता है। अरे ये रामू किससे बात कर रहा है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं, जाके देखता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप यहाँ बैठ के खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? तुम इतनी धूप में काम कर रहे हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं थोड़ी देर में घर जाके खा लूंगा। श्यामू भी अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। महाराज, आप मेरा खाना भी खा लीजिए। मेरी पत्नी ने भी स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी मदद कर पाए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा, रामू ठीक कह रहा है, आप हमें शर्मिंदा न करें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह मेहनत करते रहो। लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा बीज की पोटली रामू और श्यामू को देते हैं। महाराज, ये किस फसल के बीज है?
बेटा, ये जादुई बीज है, इसे अपने खेत में डाल देना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम दिल लगा के मेहनत के साथ फसल की सेवा करोगे। लेकिन महाराज, अगर ये जादुई है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात याद रखना, जादू उसी पे काम करता है जो उसकी कदर करता है, और बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हें इन बीजों की सही से देखभाल करनी होगी। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं महाराज। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे, रोज पानी भी देंगे। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों दोस्त जादुई बीज लेके घर की ओर निकलते हैं। श्याम, हमें इन बीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसे हमें प्यार और मेहनत से सींचना होगा, तभी हम इन जादुई बीज का लाभ उठा पाएंगे। भाई रामू, मुझे तो लगता है कि अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने की कोई जरूरत है। ये जादुई बीज हैं, ये अपने आप बढ़ जाएंगे और फल देंगे। श्यामू, साधु महाराज की बातों को ऐसे नजरअंदाज मत करो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं तो इन्हें अच्छे से सींचूंगा। दोनों घर पहुंच के ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे जादुई बीज मिले हैं। गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह ही मैं इन बीजों को खेत में बो दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, और जैसा साधु महाराज ने कहा है, हम इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल होगी और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब आप आलस मत करना, कल सुबह ही इन बीजों को बो देना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं कल सुबह इन बीजों को बो दूंगा। बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? गौरी, हो सकता है आज मैं खेत से थोड़ा लेट आऊं। साधु महाराज ने जो बीज दिए थे, आज उसे बोना है। अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। मैं जानती थी कि आज आप देर तक काम करेंगे, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा खाना भी बांध दिया है। जब आपको भूख लगे आप खा लीजिएगा। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है, आज बीज बोना था, भूल गए क्या आप? उठिए, जल्दी उठिए। साधु महाराज ने क्या कहा था, आप भूल गए क्या? हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। थोड़ा धीरज रखो, मुझे साधु महाराज की बातें याद हैं। मुझे लगा आप भूल गए हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अब जल्दी उठिए, काम पे भी जाना है। हाँ भाग्यवान। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोते हैं। खेत का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ गौरी, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं और पानी भी दे दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। थक गए होंगे आप, खाना खा लीजिए, फिर आराम करिएगा। आपने सारे बीज अच्छे से बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं। और खेत में पानी अच्छे से डाला ना? नहीं, मैं खेत में पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया। लेकिन साधु महाराज ने इसे रोज प्यार और मेहनत से सींचने बोला था। अगर आप टाइम से उठ जाते तो वो खेत में पानी भी डाल पाते। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? ये जादुई बीज हैं, फसल अच्छी ही होगी। मैं कल जाके खेत में पानी डाल दूंगा। रामू हर रोज खेत में पानी देने लगा और फसल की बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि यह तो जादुई बीज है,
इससे इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। वो कभी कभी पानी डालता और बाकी टाइम बस आराम करता रहता। कुछ समय बाद रामू के खेत में फूल गोभी की फसल निकल आई। रामू इस फसल को देख के बहुत खुश था। फसल बहुत अच्छी हुई थी और इन फूल गोभी का आकार भी आम फूल गोभी के मुकाबले काफी बड़ा था। रामू ने ये बात तुरंत अपनी पत्नी को बताई और वो दोनों फूल गोभी को तोड़ने के लिए खेत में आए। आज ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ गौरी, चलो अब इससे जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर इन्हें बाजार में भी तोह बेचना है। दोनों फूल गोभी तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी टोकरी भर जाती है। दोनों फूल गोभी की फसल की तरफ देखते हैं। उन्होंने जहाँ से भी फूल गोभी तोड़ा था वहाँ अपने आप नई फूल गोभी आने लगती है। ये देखिए, हमने तो अभी अभी यहीं से फूल गोभी तोड़ा था और यहाँ फिर से नए फूल गोभी आने लगे। ये तो सच में चमत्कार है। लगता है इन जादुई बीज की फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये सचमुच जादुई बीज है। हमने जितने फूल गोभी तोड़े थे उतने वापस आ गए। हम इन फूल गोभियों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहीं दूसरी ओर श्यामू के खेत में अभी भी छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। अरे अभी तक फसल क्यों नहीं आई? ये बीज तो जादुई थे ना? साधु महाराज ने क्या हमें धोखा दिया? तभी श्यामू की नजर रामू के खेत पे जाती है। रामू का खेत फूल गोभी की फसल से लहरा रहा था। श्यामू रामू के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे, वरना मेरे खेत में भी अच्छी फसल होती। दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को जादुई बीज ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसे प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज मेहनत किया, पानी डाला और उसकी मिट्टी को ठीक किया और इसीलिए मेरे खेत में फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी ठीक से काम करते हुए नहीं देखा और शायद इसी वजह से तुम्हारे खेत में फसल नहीं हुई। श्यामू को अब अपने गलती का एहसास हुआ। सही कहते हो रामू भाई, ये बीज जादुई थे, लेकिन मैंने बीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और इसीलिए इन्होंने मुझे फल ही नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। रामू ने फूल गोभियों को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमाया और वहीं दूसरी ओर श्यामू को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। दिसंबर का महीना चल रहा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शीतपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज के दर्शन भी कई दिनों से नहीं हुए थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इस बार की ठंड ने इसे किसी डरावने सन्नाटे में बदल दिया था। माँ देखो, आज भी धूप नहीं निकली। सब कुछ सफेद सा लग रहा है। लगता है जैसे ठंड हर जगह छा गई है। हाँ बेटा, यह ठंड तो जानलेवा होती जा रही है। सुबह से हाथ पैर सुन्ने हो रहे हैं। तेरे पापा खेत पर कैसे काम कर रहे होंगे, यही सोच रही हूँ। माँ, इतनी ठंड में खेत में जाना तो खतरनाक होगा। क्या पापा को मना नहीं कर सकती? खेती छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ठंड चाहे जितनी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ, मेरी उंगलियां जम रही हैं। स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो पा रहा। इतनी ठंड में कुछ लिखना भी मुश्किल हो गया है। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या ठंड हमेशा इतनी बुरी होती है? इतनी बुरी ठंड मैंने भी कई सालों में नहीं देखी। भगवान से प्रार्थना करो कि सब जल्दी ठीक हो जाए। नेहा का पिता रघु, जो खेत में काम करने गया था, वो अंदर आता है और वह ठंड से कांप रहा है। लगता है इस बार की ठंड सब कुछ बर्बाद कर देगी। खेतों में पानी तक जमने लगा है। अब फसल का क्या होगा? ठंड इतनी है कि जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। भगवान ही मालिक है। ये ठंड अगर ऐसे ही चलती रही तो न खेती बचेगी न हम। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। ठंडी हवा बह रही थी और कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी। सभी ने अपने अपने सिर और कान ढक रखे थे। चौपाल के बीचों बीच एक अलाव जल रहा था, जिसके चारों ओर गांव के लोग हाथ सेंक रहे थे। भाइयों और बहनों, इस बार की ठंड ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी फसलें सूख रही हैं, पानी जम चुका है और जानवरों का चारा भी खत्म हो रहा है। काका, यह अलाव जलाने से कुछ नहीं होगा।
हमारे घरों में ठंडक इतनी बढ़ गई है कि बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर तक जाने का रास्ता इतना लंबा और ठंडा है कि मैं उसे लेकर जा भी नहीं पा रही। ये ठंड तो हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद इस समस्या का कोई हल निकल सके। हमें घर घर जाकर लकड़ी और पुराने कपड़े इकट्ठा करने होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए गांव में ही दवा और गर्म जगह का इंतजाम करना होगा। हाँ, और जंगल से सूखी लकड़ी लानी होगी ताकि हर घर में अलाव जल सके। उस रात नेहा का परिवार रसोई में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से ठंड अंदर आ रही थी। चूल्हे पर रोटी पक रही थी और पूरा परिवार उससे थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश कर रहा था। माँ, क्या ये ठंड कभी खत्म नहीं होगी? बेटा, ये मौसम है, हर मुश्किल का हल होता है। हमें बस इंतजार करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। माँ, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो गांव में कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेहा सही कह रही है, हमें जल्दी ही एक योजना बनानी होगी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ युवा और बड़े मिलकर लकड़ी लाने जंगल की ओर निकले। हवा बहुत ठंडी थी और हल्का कोहरा हर ओर फैला हुआ था। जल्दी करो दोस्तों, जितनी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करेंगे उतनी जल्दी लौट सकेंगे। ठंड में ज्यादा देर जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। सही कह रही हो नेहा, पर ध्यान रखना, जंगल के रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। फिसलने से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं ठंड में हम ही लकड़ी जैसे न जम जाएं। सब हंस पड़ते हैं, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि हंसी भी जल्दी थम गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सभी ने लकड़ियों के गट्ठर तैयार कर लिए। चलो अब जल्दी गांव लौटते हैं। इन लकड़ियों से कई घरों में राहत पहुंचेगी। गांव लौटते समय सभी ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद नेहा और रामू ने लकड़ियां गांव के घर घर पहुंचाने का फैसला किया। सीमा का परिवार इन दिनों ठंड की मार झेल रहा था। उनका छोटा बेटा रोहन कई दिनों से बीमार था। सीमा ने ठंड के कारण उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। रात का समय था और पूरा परिवार एक ही कमरे में जमा हुआ था। यह ठंड तो जैसे जानलेवा बन गई है। रोहन का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ, क्या कुछ लकड़ी खरीदने का इंतजाम कर पाऊंगा? बिना अलाव की हालत और खराब हो रही है। पर पैसे भी कहाँ से आएंगे? और ये ठंड इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं लग रही। रोहन पास ही बिस्तर पर पड़ा था। वह थर थर कांप रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह रवि ने अपने मालिक सेठ गोपाल से मदद मांगने का फैसला किया। सेठ गोपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार और व्यापारी थे। रवि ठंड से कांपते हुए सेठ गोपाल की कोठी पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार उसे अंदर लेकर गया। आओ रवि, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी पत्नी और बच्चे ठंड में बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा बीमार है। अगर कुछ सूखी लकड़ी मिल जाती तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती। लकड़ी? अरे ये ठंड तो सभी को झेलनी पड़ रही है। मेरे पास जितनी लकड़ी है सब मेरी ज़रूरतों के लिए है। सेठ जी, मैं आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अभी मेरे बेटे की जान खतरे में है। देखो रवि, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ और कहीं और से इंतजाम करो। रवि मायूस होकर लौट आया। गांव लौटने पर रवि ने देखा कि नेहा और रामू लकड़ियां बांट रहे थे। नेहा, यह लकड़ियां कहाँ से आईं? हमने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की है। हर परिवार के लिए थोड़ी थोड़ी बांट रहे हैं। ये लो, तुम्हारे घर के लिए भी। नेहा, तुमने हमारी जान बचा ली। मैं नहीं जानता था कि गांव के लोग इतनी मदद करेंगे। सीमा के घर में लकड़ी जलने के बाद अलाव की गर्मी महसूस हुई। अब रोहन को ठंड से राहत मिलेगी। यह गांव के लोगों की मदद के बिना संभव नहीं था। हम सब मिलकर इस ठंड का सामना कर सकते हैं। यही गांव की ताकत है। गांव में लकड़ी जलने और डॉक्टर की मदद से हालात सुधरने लगे। बिजली विभाग ने भी गांव में बिजली बहाल कर दी। हर घर में गर्मी और राहत का माहौल था। पापा, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब किसी को ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब गांव की एकता का परिणाम है। गांव वालों ने समझ लिया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। ठंड अब भी थी, लेकिन डर गायब हो चुका था। कहानी ने दिखाया
कि एकता, हिम्मत और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ठंड का कहर अब उनके साहस और सहयोग का प्रतीक बन गया।